अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या आप लोग घर में बैठकर बोर हो रहे हैं? आप सबको नई नई किताबें मिल गई हैं और कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो हमें अपनी तालीम जारी रखना है। आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। जमात हफ्तुम, मज़मून तारीख़ और शहरियत। आज हम तारीख़ का पहला सबक, तारीख़ के माखज़, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। गुज़िश्ता बरस हमने भारत के कदीम दौर का मुतालिया किया, यानी पिछले साल पिछली जमात में हम जमात शशुम में कदीम भारत के कदीम दौर का मुतालिया किया था। इस बरस हम अहद वस्ता का मुतालिया करने वाले हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक के अहद को भारत की तारीख़ का अहद वस्ता माना जाता है। ये 9वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत के अहद वस्ता माना जाता है। इस सबक में अहद वस्ता की तारीख़ के माखज़ का मुतालिया करेंगे। अब माखज़ किसको कहेंगे, किसके ज़रिए हमें तारीख़ का पता चलता है? ज़मानी तरतीब के लिहाज से माजी में वाक़े होने वाले वाक़ियात के बारे में तहकीक और बाज़ाब्ता मालूमात को तारीख़ कहा जाता है। अब ज़माने माजी में होकर गुज़रा है, पिछले जब हम थे, क्या हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा दादा के दादा ये भी नहीं थे, तो उस वक्त में जो भी हुआ वो जो तरतीबवार मालूमात हमें जो मालूमात हुई, जो हासिल हुई, जो वाक़ियात के बारे में हमें तहकीक और बाज़ाब्ता मालूमात को हम तारीख़ कहते हैं। क्या आप जानते हैं लफ्ज़ तारीख़ के माने? किसी चीज़ के ज़हूर का वक्त, किसी अजीम वाक़ये के वक्त का तयन, ज़माने का अरसा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आज आप 12 साल के हैं, लेकिन 12 साल पहले आपकी पैदाइश हुई है। हाँ, ये हुई तारीख़, है ना। माजी में आपकी पैदाइश हुई, लेकिन आज इतना गुज़रा हुआ एक अजीम वाक़या हो गया। 12 साल पहले आपकी पैदाइश हुई, है ना। ये कितना अजीम वाक़या हो गया, ये ज़माने का अरसा हुआ 12 साल का, है ना। तारीख़ को 4 अनासिर में तकसीम किया गया। नंबर 1 ज़माना, नंबर 2 समाज, नंबर 3 मुकाम, नंबर 4 शख्स, जो तारीख़ के नुक्ते नज़र से निहायत अहम है। तारीख़ काबिल एतबार शहादतों पर मबनी होनी चाहिए। इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीख़ी माखज़ कहा जाता है। हम इन तारीख़ी माखज़ को मादी, तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ के तौर पर दर्जाबंदी करके इनका मुतालिया करेंगे ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। दर्जाबंदी करना, दर्जाबंदी कैसा करते हैं? देखो, तुम अक्सर किरानी दुकान में, कपड़े की दुकान में जाते, तो किरानी दुकान में उन्हें एक बिस्किट का पुड़ा, एक साबुन और एक शैम्पू, एक तेल की बोतल, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई रहती क्या? नहीं। तो फिर कैसा रहती? सिर्फ बिस्किट है तो बिस्किट, हाँ, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ये पार्ले है, ये गुड डे है, ये 2020 है। हाँ, साबुन रखे हुए हैं तो सब नहाने के साबुन, लक्स है, लिरिल है, मेडिमिक्स, ये है, हर तरह के उनकी ऐसा दर्जाबंदी करके रखे हुए रहते हैं, है ना। कपड़े जैसा 500 वाले ड्रेस, 1000 वाले, 1500 वाले, जरी वर्क वाले, हाँ, नेट वाले, अक्सर जाते तुम कपड़े वगैरह ख़रीदने, तो इस तरतीब से वो रखे हुए रहते हैं, तो इसको कहेंगे दर्जाबंदी। तो उसी तरह से तारीख़ की जो दर्जाबंदी है वो किस में किया गया है? तबई माखज़, तहरीरी माखज़, ज़बानी माखज़ में किया गया है। हम जिस तारीख़ी वाक़ये का मुतालिया करते हैं, इस वाक़ये के साथ साथ हमें इससे मुतालिक बहुत सी बातों पर गौर करना होता है। इसलिए हमें तारीख़ी माखज़ का सहारा लेना पड़ता है। हमें इन तारीख़ी माखज़ की तफ्तीश करके इनकी असलियत का पता लगाना पड़ता है। इन माखज़ को बड़ी होशियारी और बारीक बीनी से इस्तेमाल करना। सबसे पहले हम देखेंगे मादी तबई माखज़। मादी तबई माखज़ इमारतें, गारें, कुतबे, सिक्के, ताम्रपट, प्रत, तांबे की तख्तियाँ, किले, यादगारें। अब मज़कूरा बाला अशिया और इमारतें जैसा ताज महल है, गोली गुम्बद है, चार मीनार है, गारें, एलोरा है, जनता की गारें हैं,
कुतबे हैं यानी पत्थर पर लिखाई हुए, सिक्के हैं बादशाहों के ज़माने के, तांबे की तख्तियाँ हैं, कुछ भी लिखना हो तो तांबे की तख्तियों पर लिख कर रखते थे। किले हैं, आज हम देख रहे किले, किलों का सबसे अहम मुकाम हासिल है तारीख़ में। किलों के 4 अहम किस्में हैं, जैसे पहाड़ी किले, जंगलाती किले, बहरी किले और ज़मीनी किले। इस तरह यादगारों में समाधियाँ, शहीदों की यादगार, मकबरे, जैसा ताजमहल में किसकी कब्र बनी हुई है? हाँ बिल्कुल सही बोलो, हाँ मुमताज़, शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ की कब्र है। इस तरह से शाही रानी महल और आम लोगों के घर शामिल हैं। इन माखज़ के मुताले से हमें इस अहद की तारीख़ की मालूमात हासिल होती है और उनके फ़न तामीर की तरक्की का इल्म हासिल होता है। इस अहद की माशी हालत कैसी थी, फ़नून लतीफ़ा का मियार उनका कैसा था, तर्ज़ तामीर कैसा था, किस तरह से वो अपने मकानात की तामीर करते थे, और अवाम की तर्ज़ रहाइश की मालूमात भी हासिल होती है, किस तरह से वो रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। ये तमाम बातें हमें इन मादी माखज़ात की वजह से होती हैं। बताइए तो भला, सिक्कों के ज़रिए हमें तारीख़ का पता कैसा चलता है? हाँ बताइए, बिल्कुल सही। तारीख़ में हम पढ़े हुए हैं कि ये सिक्के कौन से बादशाह के थे, कौन से ज़माने के थे। सिक्कों के नीचे सन होता है ना, बिल्कुल सही है। आइए जान लें, कदीम ज़माने से कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया वगैरह जैसे सिक्के राइज रहे हैं। आज जैसा हम रुपया बोलते, उस वक्त ये सिक्कों के ही नाम थे। इन सिक्कों की बुनियाद पर कुछ ज़रबुल मिसाल मुहावरे हमारी ज़ुबान पर आज हैं, जैसे कौड़ी कौड़ी के काम का नहीं, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, रुपये पैसा हाथ का मैल है। ऐसे हम ज़रबुल मिसाल मुहावरे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, शहीदों की यादगारें। मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के दौर में राय सोने, चांदी और तांबे के धातों से तैयार करदा सिक्के तारीख़ के माखज़ के तौर पर बेहद अहमियत रखते हैं। इन सिक्कों के मुताले से हमें हुक्मरानों, उनके अहद हुकूमत, उनके नज़्म नुस्ख, उनके मजहबी तसव्वुरात और शख्सी तफसीलात वगैरह की मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा हमें इस अहद के माशी लेन देन, माशी हालत और धातों के इल्म के इर्तिका का भी पता चलता है। मुग़ल शहनशाह अकबर के राइज करदा सिक्कों पर राम सीता की तस्वीरें, या हैदर अली के राय सिक्कों पर शिव पार्वती की तस्वीरें, इन हुक्मरानों के अहद हुकूमत में पाई जाने वाली मजहबी हम आहंगी का इल्म होता है। हाँ, अब हम देखेंगे तहरीरी माखज़। अहद वस्ता के देवनागरी, अरबी, फ़ारसी और मोड़ी जैसे रस्मुल ख़त ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लों, भोजपत्रों, पोथियों, मजहबी किताबों, ग्रंथों, शाही फरमान, सवाने और तस्वीरों की मदद से हमें इस अहद की अहम तारीख़ी वाक़यात की मालूमात मिलती है। जैसे हमारी कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में लिखी हुई है ना, तुम्हारी किताब उर्दू में है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मराठी है। ये जैसी रस्मुल ख़त हैं आज, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उस तरह उस ज़माने में भी फ़ारसी और मोड़ी लिपि में ज़्यादा हुआ करते थे। इनके अलावा खाने पीने की अशिया, अवामी ज़िंदगी, लिबास, रहन सहन, ख़यालात व नज़रियात, तक़रीबात और तीज त्योहारों का भी इल्म होता है। इन तमाम अशिया को तारीख़ के तहरीरी माखज़ कहा जाता है। ख़त व किताबत, शिजरे, शाही दरबार के रोज़मर्रा के कामकाज के दस्तावेज़, तस्करे, तवारीख़, गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे, ग्रंथ, सवाने, शाही फरमान, फ़ैसले। अहद वस्ता में गैर मुल्की सयाह भारत आए, उन्होंने अपने सफ़रनामे तहरीर किए। भारत आए, उन्होंने भारत में जो कुछ देखा वो तहरीर किए, यानी लिखे उन्होंने। जैसे हम इन सयाहों में अल-बैरूनी, इब्ने बतूता, निकोल्स, मुंशी वगैरह शामिल हैं। बाबर की सवाने उमरी, कोई परमानंद की संस्कृत ज़बान में तहरीर करता, शिवाजी की सवाने, श्री शिव भारत। इस तरह मुख्तलिफ़ हुक्मरानों की सवाने और उनकी मरासिलात और ख़त व किताबत के मुताले से हमें इनकी हुकूमती पॉलिसियों, नज़्म नुस्ख और सियासी ताल्लुकात का इल्म होता है। बखर दरअसल अरबी लफ्ज़ ख़बर की बिगड़ी हुई शक्ल है। बखर महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख़ नवीसी की एक किस्म है। बखर के ज़रिए हमें उस ज़माने के सियासी इनकलाबात, ज़ुबान, सक़ाफ़ती ज़िंदगी, समाजी हालात
وغیرہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مراٹھی کے زیادہ تر بکھر چونکہ واقعات گزر جانے کے بعد بہت عرصے بعد لکھے گئے تھے، یعنی واقعہ پہلے ہوا اور وہ لکھا بعد میں گیا، اس طرح سے ہے، اس لیے ان میں اکثر سنی سنائی معلومات پر زور دیا گیا ہے۔ سباست بکھر، مہکاوتی بکھر، 91ویں نکاتی بکھر، چٹنیس کی بکھر، بھاؤ صاحب کی بکھر، کھرڈیا کی لڑائی کی بکھر جیسی اہم بکھریں۔ اب ہم دیکھیں گے زبانی ماخذ۔ عوامی روایات میں نسل در نسل منتقل ہونے والی چکی کے گیت۔ اب دیکھتے تو میں چکی پیستے وقت عورتیں گیت گاتے ہیں، وہ عورتیں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن زبان سے اب تمہارے نانی نے بولے امی نے سیکھے، امی نے بولے تمہیں سیکھے، اس طرح سے نسل در نسل چلتے آنے والے لوک گیت، پواڑے، کہانیاں، دنت کتھا، فرضی حکایات وغیرہ کے ذریعے ہمیں عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس قسم کے ماخذ کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ یہ زبانی نسل در نسل چلتے آئے ہوئے ہیں۔ سرگزشت، شلوک، ابھنگ، پواڑے، کہاوتیں، کہانیاں، فرضی حکایات، لوک گیت، یہ زبانی ماخذات ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تاریخی ماخذ کی قدر پیمائی۔ تاریخی ماخذ میں ہم مادی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ، ان ماخذ کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ماخذ معتبر ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں چھان پھٹک کرنا ہوتا ہے۔ ان ماخذ میں اصل اور نقل کا فرق کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ان میں شامل مواد کے مطابق ان کا معیار طے کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ نویسی کی صداقت، اس کے ذاتی مفادات پر مبنی تعلقات، عہد، سیاسی دباؤ جیسے عوامل کا مطالعہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ حاصل کردہ معلومات سنی سنائی ہے یا تاریخ نویس نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تاریخ میں مبالغہ آرائی اور تصنیع پر بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ اس معلومات کا اس عہد کے دوسرے ماخذ سے موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حاصل کی ہوئی معلومات یک طرفہ، غیر متعلق یا مبالغہ آمیز ہو، اس لیے اس معلومات کا استعمال نہایت باریک بینی اور صحت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی ان ماخذ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ لکھنے کے دوران تاریخ نویس کی غیر جانبداری اور مستقل مزاجی بہت اہم ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو صفحہ نمبر 4 پر دی ہوئی مشق حل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ کے مادی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ کی اخبار سے، پرانی کتابوں سے تصاویر جمع کرو، اور تمہارے شہر میں جو تاریخی عمارتیں ہیں اس کے بارے میں 5